अरे अरे रुको। यति की याद में उन खतों को लिए बैठा भैरव गुनगुना रहा था कि तभी हवा का तेज झोंका आया और भैरव के खतों को बिखेर गया। भैरव अपने खत समेटने लगा कि तभी उसे कोठरी के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। वो सतर्क हो गया। दरवाजा खुला और जेलर मुस्कुराते हुए अंदर आए। क्या बात है साहब, आज मेरी कोठरी में? तुम्हारी सजा पूरी हो गई है भैरव, कल सुबह तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। भैरव ये सुनते ही जेलर के गले लग गया और भावुक होकर कहने लगा, जिंदगी दे दिया आपने मुझे, अब अपनी गुड़िया से मिल पाऊंगा, उसे घर ले जाऊंगा। और ये सारे खत भी उन्हें पढ़कर सुना देना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी गुड़िया को सब याद आ जाएगा। जेलर ने भैरव के कंधे को थपथपाया और वापस चला गया। भैरव खुशी से बावला हो गया था। अब जाऊंगा गुड़िया के पास और उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा जहां हमें कोई ना पहचानता हो। मेरी गुड़िया को सारी खुशियां दूंगा। भैरव ने अपने खत सीने से चिपका लिए और यति की यादों में खो गया। मैं भूला नहीं हूं गुड़िया, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, मेरे लिए तुम्हारी तड़प, कुछ नहीं भूला। देखो, इन खतों में हर दिन की बेकरारी लिखी है। जो तुमसे कह ना सका वो इनमें लिखा है। भैरव आंखें बंद करके लेट गया और सपनों में खो गया। तभी उसे लगा कि यति उसके करीब है और उसे चूम रही है। कहाँ गई तुम गुड़िया? क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़प रहा हूं। बिजली की आवाज से भैरव को झटका सा लगा। वो होश में आते हुए जोर से चिल्लाया, गुड़िया, गुड़िया! भैरव पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन कुछ सिपाही अंदर आ गए और उसे झकझोर कर उठाया। उसकी सांस तेज चलने लगी थी। सिपाही ने भैरव को पानी दिया। अरे क्या हो गया भैरव? ओ ठीक तो है? कोई सपना देख लिया के? भैरव ने खुद को कंट्रोल किया और कहने लगा, सपना ही था। हाँ, सपना ही था। ठीक हूं मैं, ठीक। मैं बावड़ों की तरह चिल्ला रहा था, अब कह रहा है ठीक है। नींद खराब कर दी बेफालतू में। चल सो जा, आखिरी रात बिता ले जेल में, फिर कल सुबह तो तेरी रिहाई है। सिपाही कोठरी बंद कर वापस चला गया। भैरव ने अपना पसीना साफ किया और कहने लगा, सपना था, गुड़िया ठीक है, ठीक है, पर मुझे ऐसा सपना आया क्यों? कहीं गुड़िया किसी मुसीबत में तो नहीं? पूरी रात भैरव ने आंखों में गुजार दी। सुबह 10 बजे वो जेल से रिहा हो गया। अपने खतों को एक पोटली में बांध वो बस में बैठ गया। जैसे जैसे बस की रफ्तार बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कन तेज हो रही थी। भैरव का मन बस से ज्यादा तेज दौड़ रहा था। वो खुद से कहने लगा, बस कुछ घंटे बाद तुम मेरे करीब होंगी। इधर भैरव यति के पास जाने के लिए निकल चुका था। उधर समर्थ और कार्तिक भैरव को लाने जेल पहुंचे। लेकिन उन्हें जब यह पता चला कि भैरव जा चुका है तो समर्थ का दिल डूबने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि भैरव बहू से मिलने चला जाए, सब बिगड़ जाएगा कार्तिक। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यति वहां नहीं है। भैया हमें वहां चलना चाहिए, भैरव टूट जाएगा। अब तक वो इसी उम्मीद में था कि यति से मिल जाएगा। अब तक हमने उसे यही बताया था कि यति ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि सच जानने के बाद वो हमसे नफरत करने लगे। समर्थ ने झल्लाकर अपना हाथ कार के बोनट पर मारा। चल जल्दी कर, बैठ गाड़ी में, हमें अभी निकलना होगा। कार्तिक के बैठते ही समर्थ ने अपनी गाड़ी गोली की रफ्तार से दौड़ानी शुरू कर दी। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, थोड़ा जल्दी आ जाते तो भैरव को संभाल लेते। दिल जला है वो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल की आग से हम सब झुलस जाएं। सही कह रहे हो भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इधर भैरव बस से उतरकर सीधे सुधार घर की ओर चल दिया। कुछ देर बाद ही वो सुधार घर के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाने लगा, मुझे घबराहट क्यों हो रही है? वो मुझे भूली तो नहीं होगी ना? अगर उसने मुझसे पूछा कि 2 साल तक कहाँ था तो क्या जवाब दूंगा? इतना डर क्यों रहा हूं मैं? भैरव ने अपना कदम गेट के अंदर रखा और ऑफिस में जाकर यति से मिलने की बात कही। लेकिन जैसे ही क्लर्क ने रजिस्टर चेक किया, यति के वहां ना होने की बात कही, भैरव बेचैन हो गया। एक बार देखो ना साहब, यति यही थी, उसकी तो सजा बची थी, दूसरी जगह भेजा है क्या? देखो भाई, बता दिया ना वो यहाँ नहीं है और ना हमें मालूम है कि वो कहाँ है,
तो समझ नहीं आता तुम्हें? क्लर्क की बदतमीजी से भैरव का गुस्सा भड़क गया। भैरव ने क्लर्क की गर्दन पकड़ ली और दांत भींचकर कहने लगा, सीधे तरीके से बता कहाँ है यति, वरना आग लगा दूंगा यहाँ। कहाँ है मेरी गुड़िया? भैरव के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक वार्डन वहां आई और भैरव को डांटने लगी। क्या शोर मचा रखा है? कौन है ये जंगली और अंदर कैसे आ गया? मुझे बस इतना बता दे मेरी यति कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, बुलाओ उसे। यति का नाम सुनते ही वार्डन चौंक गई। ओह, तो तुम उस लड़की से मिलने आए हो? लेकिन वो तो 2 साल पहले ही यहाँ से भाग गई थी और आज तक नहीं मिली। क्या मतलब? कहाँ गई मेरी गुड़िया? कहाँ चली गई? ये तो पता नहीं चल पाया। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं। मर तो नहीं गई? खुदकुशी भी कर लियो तो किसको पता? इतना सुनते ही भैरव ने क्लर्क के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाया, जान से मार दूंगा तुझे, मेरी गुड़िया जिंदा है, समझा तू? समझा? क्लर्क डर कर मेज के नीचे बैठ गया। भैरव ने उसे घूर कर देखा और बाहर निकल गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। नहीं, मैं टूट नहीं सकता। मैं अपनी यति को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे आसमान क्यों ना छानना पड़े। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। यति को पागल खाने में ना पाकर भैरव एक बार फिर टूट गया था, लेकिन वो इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता था। वो रोज सुबह सुधार घर के गेट पर खड़ा हो जाता और चिल्लाता, गुड़िया, मुझे आवाज दो, तुम्हारा भैरव आ गया है, तुम्हारा भैरव आ गया है गुड़िया। उस दिन भी भैरव ऐसे ही आवाज लगा रहा था। ए, उठ यहाँ से, चल भाग। कितनी बार कहा तेरी गुड़िया यहाँ नहीं है। जा पुलिस के पास जा, उन्हें पता होगा। मुझे पता है वो यही है, पुलिस ने भी कहा यही है। तुम सब झूठ बोलते हो। तेरी टांगे तोड़ दूंगा, भाग यहाँ से। भैरव बड़बड़ाते हुए सड़क के दूसरी ओर चला गया और बैठ गया। जैसे ही ये चांडाल गेट से हटेगा, मैं अंदर जाकर यति को ले आऊंगा। भैरव की निगाहें गार्ड पर ही थी। जैसे ही वो गेट से हटा, भैरव हड़बड़ाकर गेट की ओर भागा, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार से टकराकर भैरव जमीन पर गिर पड़ा। आसपास लोग जुटने लगे और कार को घेर लिया। गार्ड भी वहां आया और घायल भैरव को देखकर कहने लगा, बेचारा रोज अपनी पत्नी को ढूंढने यहाँ आता था, अब खुद ही मौत के मुंह में चला गया। तभी कार के अंदर से एक लड़की निकली और सबसे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो कि अचानक सामने आ गया। मैंने बहुत कोशिश की ब्रेक लगाने की, लेकिन देर हो गई। अरे सब समझते हैं, पहले तो नाम बताओ फिर जवाब दो। तुम कार वालों को सड़क पर चलता आदमी दिखाई नहीं देता? नहीं, ऐसा ना कहो। मैं सुमन, आप जल्दी से इन्हें मेरी कार में ले आओ, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। जल्दी कीजिए, इससे पहले देर हो जाए। एक साथ कई आवाजें भैरव के कानों से टकरा रही थी और सिर से बहता खून उसके चेहरे पर फैल रहा था। मैं ठीक हूँ गुड़िया, ठीक। भैरव की आंखें बंद हो गई। लोगों ने उसे उस लड़की की कार में लाद दिया और उसकी पोटली भी साथ में रख दी। लड़की अपने ड्राइवर से कहने लगी, सिटी हॉस्पिटल ले चलो, जितनी जल्दी हो सके। इसकी नब्ज डूब रही है। भैरव का खून लगातार बह रहा था। सुमन ने अपने स्कार्फ से उसके घाव को ढक दिया। हे भगवान, किसी कुछ मत होने देना। कुछ देर बाद ही सुमन भैरव के साथ सिटी हॉस्पिटल में थी। भैरव को इमरजेंसी में ले लिया गया था और सुमन को औपचारिकता पूरी करने के लिए कहा गया। वो फॉर्म भरकर अभी हटी ही थी कि उसका ड्राइवर आया। सुमन मैम, ये इसकी पोटली है, हो सकता है इसमें इसका पता हो। सही कह रहे हो काका, खोलकर देखो, शायद सच में ही पता मिल जाए। ड्राइवर ने पोटली खोलकर सुमन के सामने रख दी। सुमन पोटली में ढेर सारे खत देखकर चौंक गई। उसने एक खत उठाया और पढ़ने लगी। प्यारी गुड़िया, जानता हूँ दूर हूँ तुमसे, ये भी जानता हूँ तुम वहाँ खुश नहीं, लेकिन मजबूर हूँ। तुम्हें पता है मुझे अब बारिश से डर नहीं लगता। मैं भीगना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। तुमसे बहुत कुछ कहना है, तुम सुनोगी ना? देखो, इनकार ना करना। तुम्हारा भैरव। सुमन एक एक कर भैरव के सारे खत पढ़ने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कितनी गहरी मोहब्बत है। ये आदमी कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से। जाने क्या मजबूरी थी,
जो दोनों अलग हो गए। सुमन रो रही थी और खत पढ़ रही थी। भैरव के लिखे शब्दों में वो डूबने लगी थी। तभी नर्स ने आकर उसे खबर दी कि भैरव कोमा में चला गया। यह खबर सुनते ही सुमन बेचैन हो गई। ये क्या कर दिया तूने सुमन? अच्छे खासे इंसान को जिंदा लाश बना दिया। अब क्या होगा? डॉक्टर ने सुमन को साफ कह दिया कि भैरव को चोट के साथ मानसिक आघात भी लगा है, तभी वो कोमा में चला गया। वो कब होश में आएगा कहा नहीं जा सकता। भैरव को लावारिस नहीं छोड़ सकती। वो जब तक ठीक नहीं हो जाता वो मेरी जिम्मेदारी होगा। आखिर उसकी ये हालत हुई तो मेरी वजह से ही है। सुमन पूरी रात भैरव के पास रही और खत पढ़ती रही। वो भैरव और यति की जिंदगी पढ़ रही थी। उसने तय किया कि वो यति का पता लगाकर रहेगी और इसके लिए सुमन अगले दिन सुधार घर पहुंच गई। मुझे यति की सारी जानकारी चाहिए। गायब होने से पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ था। सुमन के इस सवाल से वार्डन थोड़ा चिढ़ गई और गुस्से से कहने लगी, ये केस पुलिस के पास है तो आप जाकर वहीं पता करो। इस सुधार घर में यति के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सुमन ने गहरी आंखों से वार्डन को देखा। सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी, चाहे आप लोग कितना ही क्यों ना छिपा लें, क्योंकि मेरा नाम सुमन है, सुमन वाजपेयी। ये नाम तो सुना होगा आपने। सुमन का पूरा नाम सुन वार्डन डर गई। सुमन ने मुस्कुराकर वार्डन को देखा। यति का सच आप याद कर लेना या याद करवा देना उन लोगों को जिन्हें पता है यति कहाँ गई। मैं फिर आऊंगी। सुमन ने अपना चश्मा पहना और वहां से चली गई। सुमन भैरव के सामने बैठी हुई थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात चल रही थी। इन्हें चोट के साथ मानसिक आघात लगा है। सुमन मन ही मन सोचने लगी। भैरव का इलाज बस यति के पास है। अगर यति आ जाए तो भैरव को भी होश आ जाएगा। मुझे कुछ भी करके भैरव के दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि यति उसके पास है। ये सोचकर सुमन भैरव के पास बैठ गई और उसकी हथेली को सहलाते हुए कहने लगी, भैरव आंखें खोलो ना, देखो मैं वापस आ गई। तुम्हारी यति आ गई। मुझे सब याद आ गया भैरव। देखो बस एक बार मेरी ओर देख लो। भैरव के कानों में सुमन की आवाज टकरा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहा था। ये बात सुमन जानती थी, लेकिन वो कैसे भी करके भैरव को ठीक करना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन सुमन रोज की तरह भैरव के पास आई। उसके चेहरे की सफाई करते हुए उसके कानों में कहने लगी, मैंने तुम्हारे सारे खत पढ़ लिए भैरव। अब तो आंखें खोल लो। देखो मैं यति हूं, तुम्हारी गुड़िया, सिर्फ तुम्हारी गुड़िया। भैरव ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सुमन का सब्र खत्म हो रहा था। वो भैरव के सीने पर सिर रखकर सिसकने लगी। तुम सुन क्यों नहीं रहे भैरव? आंखें खोलो ना, तुम्हें यति की कसम। होश में आओ भैरव, होश में आओ। सुमन के आंसू भैरव का सीना भिगो रहे थे। तभी भैरव का हाथ धीरे से हिला। तुम मुझे सुन रहे थे? भैरव, भैरव देखो मेरी ओर देखो, आंखें खोलो ना। उठो भैरव, देखो मैं आ गई, तुम्हारी यति आ गई। उठो ना। सुमन की प्यार भरी आवाज पर भैरव की उंगलियों में हल्की सी हरकत होने लगी और भैरव के होंठ हल्के से हिल रहे थे। गुड़िया, मेरी गुड़िया, तुम आ गई? हाँ हाँ आ गई भैरव। चलो अब आंखें खोलो। इतने दिनों से भैरव के लिखे खत पढ़ने के बाद सुमन के दिल में भैरव को लेकर एक मीठा सा प्यार पनपने लगा था। वो बस ये सोचकर ही गुदगुदी से भर जाती थी कि जो इंसान अपने खतों में ही यति से इतना प्यार करता है, वो सच में यति से कितना ज्यादा प्यार करता होगा। उसने बड़े ही प्यार से भैरव के चेहरे पर अपना हाथ फेरा। उठ जाओ भैरव, मैं तुम्हारी गुड़िया हूं। पता नहीं ये सुमन के दिल में उपजे प्यार का असर था या फिर भैरव के दिल में मौजूद यति की चाहत, लेकिन सुमन की बातें सुन भैरव ने अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी थी। भैरव के होठों पर यति से मिलने की बात सोचकर ही एक प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी, लेकिन तभी उसने जैसे ही अपने सामने सुमन को देखा, वैसे ही वो हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कौन है तू? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? भैरव ने जैसे ही देखा कि सुमन के हाथ में उसके लिखे हुए खत हैं, वैसे ही वो गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे सुमन को एक तरफ धक्का दे दिया और उसके हाथों से अपने सारे खत खींच लिए। नहीं नहीं,
ये पूरे नहीं है। ऐ लड़के, बता तूने कहाँ रखे मेरे बाकी के खत? भैरव के लिखे हुए खतों को पढ़कर सुमन को यही लगा था कि भैरव जरूर शांत स्वभाव का आदमी होगा, लेकिन वो भैरव के जिस रूप को देख रही थी उसे देख वो डर से दीवार से लग गई। उसने डरते हुए अपने पर्स की ओर इशारा किया। भैरव ने पर्स में मौजूद सभी सामानों को जमीन पर फेंक दिया और उसमें से अपने सारे खत दबोच कर ही अपने हाथों में ले लिए। मुझे याद है, तू वही लड़की है जिसने मुझे गाड़ी से मारा था। एक तो मुझे गाड़ी से धक्का मारती है और ऊपर से मेरी यति की यादों को चुराने की कोशिश करती है। सुन लड़की, अगर तूने दोबारा कभी अपने गंदे होठों से मेरी गुड़िया का नाम लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए भैरव गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला गया। गलियारे में मौजूद नर्स और डॉक्टर भी भैरव को इस तरह जाता देख हैरत में थे। ए रुको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी नहीं जा सकते। डॉक्टर और नर्स दोनों भैरव को आवाज दे रहे थे, लेकिन भैरव को तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस खुद में यति का नाम बुदबुदाते हुए अस्पताल से निकल गया। गुड़िया, गुड़िया, मुझे अपनी गुड़िया को ढूंढना है। गांव में समर्थ भैया सारे लोग गुड़िया का इंतजार कर रहे हैं। भैरव हर हाल में यति के साथ ही गांव जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ समर्थ और कार्तिक भी अब तक वापस गांव आ चुके थे। हम लोगों को भैरव को ढूंढने वापस जाना चाहिए था बड़े भैया। मैं तुम्हारी बात और फिक्र समझता हूँ कार्तिक, लेकिन तुम बताओ, गांव को इस हालत में छोड़कर हम जा सकते हैं क्या? देख नहीं रहा, वो डायन किरण देवी फिर से गांव में अपनी धाक जमाने लगी है। हाँ भैया, किरण देवी का आतंक दिख तो रहा है। वो किरण देवी गांव में डर का माहौल बनाए रखने के लिए डाकू आकू बाकू को अपने घर पर ही रखने लगी है। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है रे कार्तिक। अगर हम लोग भैरव को ढूंढने शहर गए तो पता नहीं ये सटकल बुढ़िया क्या कर दे। पर तू चिंता मत कर कार्तिक, देखना अपना भैरव जल्द ही लौट आएगा। कार्तिक इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि समर्थ सिर्फ पूजा और नारायण के डर की वजह से यहां से जाने से हिचकिचा रहा था। भैरव के जेल में जाने के बाद किरण देवी ने कई बार पूजा को जान से मारने की धमकी भी दी थी और कई बार तो उसने नारायण पर हमला भी करवाया था। समर्थ के मन में किरण देवी का यही डर था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को अकेला छोड़कर जाने से कतरा रहा था। हालांकि पूरा गांव ही समर्थ ठाकुर के समर्थन में था, लेकिन गांव के किसी आदमी की ये कुव्वत नहीं होती थी कि वो समर्थ के साथ किरण देवी और उसके डाकुओं के सामने खड़ा हो सके। समर्थ अभी भी बस इसी उम्मीद में था कि भैरव खुद ब खुद गांव लौट आएगा। वहीं दूसरी तरफ भैरव अभी भी शहर के कोने कोने में यति की तलाश में भटक रहा था। भैरव की आंखें थकान से लाल होने लगी थीं। उसके हाथ पैर लगातार चलते रहने से दुखने लगे थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसने न जाने कितने अस्पताल, नारी निकेतन और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर यति के बारे में पूछताछ की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। गुड़िया, मेरी गुड़िया, कहाँ हो तुम? मुझे आवाज दो मेरी गुड़िया। मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। यति को ढूंढते हुए भैरव अब एक सुनसान गली में चला आया था, जहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी और तभी उसे एक अजनबी की आवाज आई। क्या हुआ भाई साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, हम अपनी गुड़िया को ढूंढ रहे हैं। उसका नाम यति है। क्या आपने उसे देखा है? गुड़िया का नाम यति? ये कोई लड़की है या सिर्फ एक गुड़िया है भाई? वो मेरी पत्नी है। मैं उसे प्यार से गुड़िया कहकर बुलाता हूँ। यहाँ तो कई लड़कियां आती जाती रहती हैं भाई साहब, पता नहीं कौन सी आपकी पत्नी होगी। पर भाई साहब, मैं तो कहता हूँ पत्नी को छोड़िए और मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक से बढ़कर एक लड़की से मिलवाता हूँ, बस आपको थोड़े से पैसे ढीले करने पड़ेंगे। भैरव ने उस आदमी को खा जाने वाली नजरों से देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसे समझ में आ रहा था कि यति को इस तरह ढूंढना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं हारी। गुड़िया को इस तरह ढूंढना काफी मुश्किल है। मुझे मदद की जरूरत है। गांव जाना पड़ेगा मुझे। भैरव समझ चुका था कि यति को अकेला नहीं ढूंढ सकता। उसने सोचा कि गांव जाकर वो समर्थ और कार्तिक को शहर लाएगा और उन सब की मदद से यति को ढूंढेगा। भैरव थका हारा गांव लौटा, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे वहां एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। हर शख्स के चेहरे पर उसे डर और चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। हर कोई उसे देख अपनी नजरें घुमा रहा था। ये क्या हो गया है यहाँ?
गांव की आबो हवा बदली बदली क्यों लग रही है? भैरव यति के ना मिलने की वजह से पहले से ही परेशान था और जब उसने गांव वालों के इस हाल को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने महल पहुंचा जहां उसने कार्तिक और समर्थ दोनों को सिर पर हाथ रखे हुए परेशान हाल में देखा। समर्थ भैया, कार्तिक, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या यहाँ? भैरव की आवाज सुन समर्थ और कार्तिक उसके पास दौड़े चले आए। शुक्र है भैरव, तुम वापस आ गए। हम लोग तुमको लेने के लिए शहर भी गए थे, लेकिन तुम हमें जेल के बाहर मिले ही नहीं, इसलिए हम लोग वापस गांव आ गए। हमें तुम्हारा ही इंतजार था भैरव। क्या हुआ है समर्थ भैया? आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? और ये गांव का माहौल इतना डरावना क्यों लग रहा है? भैरव के सवाल पर समर्थ ने कार्तिक की तरफ देखा, जिस पर कार्तिक ने तुरंत ही जवाब दिया। भैरव, तुम्हारे जेल जाने के बाद किरण देवी और अर्नब फिर से गांव में आ गए। उस किरण देवी ने गांव के सबसे आखिर में अपना बड़ा सा मकान बनाया है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गांव में अपना खौफ जमाए रखने के लिए वो अपने साथ डाकू आकू सिंह और बाकू सिंह के पूरे कबीले को अपने साथ ही रखती है। आए दिन उसके घर में बड़े बड़े डाकुओं का आना जाना लगा रहता है। कार्तिक की बात सुन भैरव का चेहरा अचानक गुस्से से तमतमा उठा। आकू सिंह और बाकू सिंह, ये वही हरामी है ना जिन्होंने बाबा को मारा था? हाँ, वही दोनों। लेकिन भैरव, उन दोनों को छूना भी अब आसान नहीं है। किरण देवी ने उन दोनों के हाथ में एकदम आधुनिक हथियार थमा रखे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमने तो सुना है अब वो बुढ़िया उन लोगों के साथ मिलकर पूरे गांव पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रही है। भैरव का चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो गया। उसके लिए यति को ढूंढने के साथ साथ बाबा साहेब की मौत का बदला लेना भी जरूरी था। समर्थ भैया, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उनको गांव पर कब्जा करने की तैयारी करने दीजिए। ये लड़ाई अब सिर्फ पूरे गांव की रक्षा की नहीं है, बल्कि अब ये मेरी भी लड़ाई है। भैरव की आंखों में आकू सिंह और बाकू सिंह को जान से मारने का इरादा साफ नजर आ रहा था। भैरव ने अपना इरादा दृढ़ कर लिया था कि आखिर उसे अब क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ आकू सिंह और बाकू सिंह गांव पर अपना कब्जा जमाने के लिए गांव के बाजार में खुलेआम घूम रहे थे। देख लो गांव के प्यारन प्यारन लोग, हमने खून खराबा छोड़ रखा है और हम जानत हैं कि आप लोगन भी यही चाहते हैं कि हम लोग दोबारा खून खराबा ना करें। तो बस गांव में शांति बहाल करने के लिए छोटा सा काम करे के पड़े, और वो छोटा सा काम बा किरण देवी के हर हुक्म का पालन। आकू सिंह की ऊंची आवाज पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोल सके। कुछ लोगों ने डर से अपनी नजरें नीची कर लीं, तो कुछ ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। इधर समर्थ भैरव के साथ बाजार में सौदा लेने आया था, लेकिन जब उसने आकू सिंह की इस ऊंची आवाज को सुना तब वो शॉक्ड सा रह गया। उन दोनों ने भी देखा कि लोग डर के मारे अपने घरों में छिप रहे थे। ये सब कुछ देख भैरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन समर्थ ने उसे रोक लिया। अभी नहीं भैरव, हमें पहले उनकी ताकत का अंदाजा लगाना होगा। मैं इन हरामियों को इस गांव में और ज्यादा आतंक मचाने नहीं दे सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। करेंगे भैरव, जरूर करेंगे। मेरे कलेजे में भी इन दोनों कमीनों को काट फाड़ने का जुनून उबाले मार रहा है, लेकिन हम जोश में होश नहीं खोएंगे। ध्यान दो, इन लोगों के पास आधुनिक हथियार हैं। समर्थ की बात सुन भैरव गुस्से से मुट्ठियां भींचे हुए आकू सिंह और बाकू सिंह को छिप कर देखे जा रहा था। इधर आकू सिंह और बाकू सिंह ने पूरे बाजार में एक अजीब सा माहौल बना दिया था। आकू सिंह और बाकू सिंह सबको डराने के लिए हवा में गोलियां भी चला रहे थे। समर्थ और भैरव बस आकू सिंह और बाकू सिंह पर अपनी नजरें जमाए हुए थे कि तभी बाजार के दूसरी तरफ से गोलीबारी की तेज आवाज सुन उन दोनों की सांसें तेज हो गईं। ये क्या था? जरूर ये गोलीबारी आकू सिंह बाकू सिंह के बाकी के लुटेरों ने की होगी। भैरव और समर्थ ने देखा कि बाजार में अब पूरी तरह से भगदड़ मच गई थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। भैरव और समर्थ तुरंत उस ओर दौड़ने लगे, और जब वो दोनों वहां पहुंचे तो ये देख उन दोनों की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं कि गांव के कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े हुए थे और कुछ घायल होकर पूरी तरह से तड़प रहे थे। यह हमला आकू सिंह और बाकू सिंह के गुंडों ने किया था। हे महादेव, ये लोग तो अब सीधे गांव वालों की जान लेने पर उतर आए हैं। बस बहुत हो चुका, अब मैं उन्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने दूंगा।
समर्थ भी आकू सिंह और बाकू सिंह को मारना चाहता था। वो भी गुस्से से भैरव के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने तुरंत ही भैरव का हाथ पकड़ लिया। नहीं भैरव, अभी नहीं, अभी सही मौका नहीं है। भैया आप मौके की चिंता छोड़िए, मैं मौका खुद बना लूंगा, छोड़िए मुझे। भैरव हैरान था कि आखिर समर्थ उसे लड़ने से मना क्यों कर रहा था। इधर समर्थ के मन में इस बात की चिंता समाई हुई थी कि अगर भैरव आकू और बाकू के आधुनिक हथियारों के सामने गया तो कुछ भी हो सकता था। नहीं, मैं भैरव की जान का जोखिम नहीं ले सकता। मुझे बाबा से किए वादे को निभाना है। मुझे न सिर्फ भैरव को सही सलामत रखना है, बल्कि मुझे इसे यति से मिलाना भी है। इतना सोचते हुए समर्थ भावुक नजरों से भैरव को देखने लगा। तुझे मेरी कसम भैरव, तू चल मेरे साथ, इससे हम बाद में निपटेंगे। भैरव ने गौर से समर्थ की आंखों में देखा। समर्थ की आंखों में भैरव को अपनी फिक्र और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी बंद मुट्ठी को खोल दिया और चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैं जानता हूं आप बाबा की तरह मुझे खोना नहीं चाहते भैया। भैया मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा, लेकिन इन कमीनों को इनके किए की सजा मिलकर रहेगी। समर्थ के कहने पर भैरव घर आ गया। इधर बाजार पर हुए हमले की खबर कार्तिक और पूजा तक भी आ चुकी थी। किरण देवी के बढ़ते आतंक की वजह से वो दोनों चिंतित बैठे थे। पूजा के मन में अपने बेटे नारायण के लिए डर बढ़ता जा रहा था। कार्तिक, देख रहे हो ना, किरण देवी के डाकुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। वो हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। वो तो सबको यही बोलती फिरती है कि मैंने ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। वो मुझे और मेरे बेटे को जिंदा कुत्ते से नुचवा देगी कार्तिक, जिंदा नुचवा देगी। पूजा तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। भैरव के रहते हुए वो किरण देवी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम बेफिक्र रहो। पूजा और कार्तिक आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कार्तिक ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक कागज था। भैया, वो गांव के पीछे रहने वाले लोगन ने ई दिया है। कार्तिक तुरंत समझ गया कि ये जरूर किरण देवी का काम होगा। उसने तुरंत ही उस कागज को अपने हाथों में ले लिया और उसे खोलकर देखने लगा। वो चौंक गया क्योंकि उसमें किसी और का नहीं बल्कि पूजा का नाम था। अब क्या चाहती है ये किरण देवी? कहीं ये पूजा के साथ तो कुछ। सोचते हुए कार्तिक ने हड़बड़ी में वो खत पढ़ना शुरू कर दिया। अरे पूजा, लागत है तू भी उन मिट्टी के खिलौनों के संग संग रह के अपने संस्कार भुला गई है। तेरे स्वर्गीय ससुर नारायण ऐसे न थे। खैर छोड़, तू लोगों ने भैरव के गांव आए के बाद उसका सही से स्वागत भी नहीं किया। चल अब हम ही उसका स्वागत कर देते हैं। भैरव को गांव के पीछे वाले इलाके में भेज देना, और हाँ, अकेले ही भेजना। हम ज्यादा लोगों की खातिरदारी नहीं कर सकते हैं। खत में लिखी बातों को पढ़कर कार्तिक तुरंत ही समर्थ के कमरे की ओर भागा, लेकिन वहां समर्थ नहीं था। उसने देखा कि वहां भैरव चुपचाप उदास बैठा हुआ खुद में ही कहीं खोया हुआ था। भैरव, तुमने समर्थ भैया को कहीं देखा है? भैरव जो वहां बैठकर ये सोच रहा था कि यहाँ पर वो यति को ढूंढने के लिए समर्थ और कार्तिक की मदद लेने आया था, लेकिन गांव के हालात को देख उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इन दोनों में से किसी से भी यति को ढूंढने के लिए मदद मांग सके। कार्तिक की बात पर उसने धीरे से जवाब दिया। वो तो गांव पर हुए हमले की वजह से गांव वालों के साथ बैठक करने गए हैं। पर कार्तिक, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? इसकी वजह से भैरव। कार्तिक ने वो खत भैरव के हाथों में रख दिया और उस खत को पढ़ते ही भैरव का चेहरा सख्त हो गया और वो कार्तिक को बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चला गया। अरे भैरव, रुको, कहां जा रहे हो? भैरव ने मुड़कर जवाब दिया। तू घर पर ही रह कार्तिक, मैं अभी आता हूं। कार्तिक को भैरव का इस तरह से यहां से जाना अजीब लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो भी भैरव के साथ जाए, लेकिन वो घर पर पूजा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। इधर भैरव अकेले ही गांव के सुनसान पीछे वाले इलाकों में चला आया था। उसके दिमाग में बदले की आग जल रही थी। वो जानता था कि किरण देवी बस आकू बाकू के दम पर ही उछल रही थी। वो गुस्से से किरण देवी के मकान की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन कदमों की आहट सुन भैरव सावधान हो गया। वो सावधानी से चारों ओर देख रहा था और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। मानना पड़ेगा भैरव, अपने खानदान में बस एक तू ही असली मर्द है।
पटका कलेजा है रे तेरा, जो तू ही सच में यहाँ अकेला चला आया। शेर अकेला ही आता है आकू। तुम दोनों भाई आज मेरे हाथों से मरकर सीधा नर्क को जाओगे। भैरव के बेखौफ अंदाज को देख आकू सिंह मुस्कुरा उठा। उसने अपनी स्वचलित पिस्तौल को अपने हाथों में लिया और अपने भाई बाकू सिंह के साथ भैरव के सामने आकर खड़ा हो गया। तीनों के बीच तनातनी का माहौल बन चुका था। यार वैसे कायदे से देखा जाए तो तुम्हें वहां जाना चाहिए जहां हम लोगों ने तुम्हारे बाबा को भेजा था। तुम हम लोगों को नरक भेजने पर क्यों तुले हो यार? जाओ तुम्हारे बाबा वैसे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। भैरव ने गुस्से से बाकू सिंह को देखा। उसकी नजर उसकी पिस्तौल पर भी थी। भैरव के इस हाल को देख दोनों डाकू भाई मुस्कुरा रहे थे, पर तभी अचानक भैरव के हाथों में बिजली सी फुर्ती हुई और उन दोनों के कुछ समझने से पहले पिस्तौल भैरव के हाथ में आ गई। अब बताओ कौन जाएगा नरक? भैरव की इस फुर्ती पर आकू सिंह और बाकू सिंह पहले तो हैरान हुए, फिर अचानक वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। देखा दादा, मैंने कहा था ना कि ये भैरव हम लोगों के ही हथियार छीनने की कोशिश करेगा। हाँ बाकू, तू एकदम सही बात करे है, पर ये सब छोड़, बातन में समय मत खपा और असली वाला हथियार ला। और हाँ, हमारे सिपाहियन ने बुला ले, मेमना बस फंस गया है, अब बस इका हलाल करे के बाद। आकू सिंह की बात सुन भैरव बुरी तरह से हैरान रह गया। उसने अपने हाथ में मौजूद पिस्तौल को चलाकर देखा, लेकिन वो खाली थी। तभी उसने अपने चारों ओर से हथियारबंद डाकुओं को बाहर निकलते देखा, जिसे देख उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इसने जाल तो अच्छा बिछाया है, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। इतना सोचते हुए भैरव ने गुस्से से जमीन पर पैर पटका और एक छलांग लगाते हुए सीधा बाकू सिंह के पास पहुंच गया। उसने फुर्ती से उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में ले लिया। आकू सिंह, तेरे हथियार में भले गोली नहीं थी, लेकिन मेरी बाजुओं में अभी भी ताकत बरकरार है। चल अपने आदमियों को हथियार डालने को बोल, वरना गोली चलने से पहले तुझे गर्दन टूटने की आवाज सुनाई देगी। भैरव ने अचानक से पूरा माहौल ही बदल दिया था। आकू सिंह ने अपने भाई की जान बचाने के लिए तुरंत ही अपने आदमियों के हथियार नीचे रखवा दिए और भैरव बाकू सिंह को लेकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। आकू सिंह अपने सिपाहियों के साथ भैरव के पीछे गया, लेकिन भोर होने के बाद भी न तो वो अपने भाई को ढूंढ सका और न ही भैरव को। छोटा सा गांव में तू ही लोग एक आदमी को ना ही ढूंढ सकत, लानत है तुम लोगों पर। आकू अपने ही आदमियों पर बुरी तरह से झुंझला रहा था और तभी उसका एक साथी जब दौड़ते हुए उसके पास आया, तब उसके होश उड़ गए। सरदार, वहां तालाब में। अपने साथी की बात सुन आकू सिंह दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचा और भोर की हल्की हल्की रोशनी में उसने वहां जो देखा वो बुरी तरह से चिल्ला उठा। दरअसल तालाब का पानी खून से रंगा हुआ था और तालाब के घाट पर बाकू की लाश टुकड़ों में रखी हुई थी। बाकू सिंह के हाथ और पैर उसके धड़ से उखाड़कर अलग कर दिए गए थे। कोई शक नहीं कि भैरव उसको यहां ऐसे छोड़कर चला गया था। नहीं! भैरव ने अपने बाबा के एक हत्यारे को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ भैरव के इस कारनामे से अनजान समर्थ कार्तिक के साथ इस समय मंदिर में मौजूद था। दरअसल समर्थ को गांव वालों से मिलने का यही समय सही लगा था, जब अधिकतर लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे होते थे। वो पूरे गांव वालों को किरण देवी और डाकुओं के खतरे के बारे में बता रहे थे। सभी लोग डर और चिंता में थे, लेकिन उनमें एकता का भाव भी जाग रहा था। हमरे सामने बड़ा खतरा है। किरण देवी और उसके गुंडे गांव को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन अगर हम मिलकर रहेंगे तो किरण देवी के डाकू भी हम लोगों का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों की बात सुन समर्थ खुश हुआ, लेकिन तभी मंदिर के बाहर से धमाके की एक तेज आवाज आई। आवाज सुनते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगे। मंदिर के बाहर मौजूद कुछ गांव वाले तो घायल भी हो गए थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बचाओ, हमें कहीं छिपना होगा। यहाँ से भागो जल्दी। समर्थ और कार्तिक भी तुरंत ही बाहर निकले और ये देख उन दोनों की सांसें जमने लगी कि डाकुओं का एक बड़ा सा दल बम फेंकता हुआ उनकी तरफ ही चला आ रहा था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कार्तिक, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इधर डाकुओं के उस काफिले के साथ किरण देवी भी मौजूद थी। उसकी आंखों में भैरव के लिए नफरत साफ चमक रही थी।
अरे आखू, हमने पहले ही कह रहे कि उस हरामी भैरव के साथ खेल मत करो। वो तो जानवर है, जानवर। बाकू सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं था, हमरा भी बेटा समान था, बेटा समान। बोली ठाकुराइन, हमारा छोटा भाई के मार के वो हरामी ने हमारा दिल पे चोट किया है। अगर हम हूँ उस हरामी के खून से पूरा गांव के रंग न दिया ना, तो हम हूँ जोरावर सिंह के औलाद नहीं। किरण देवी और आकू सिंह दोनों की आंखों में नफरत की आग जल रही थी, और नफरत की ये आग न सिर्फ भैरव को बल्कि पूरे गांव को जलाकर राख कर देने के लिए काफी थी। किरण देवी और आकू सिंह मंदिर में धमाका करने के बाद गांव के अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। उन दोनों के साथ काफी सारे डाकू मौजूद थे और उन सब के हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। ओ भैरवा ने जो कांड किया है उसकी सजा पूरा गांव को भुगतनी होगी अब, वरना चुपचाप उस भैरव को हमरे सामने ला दो। आकू सिंह के साथ किरण देवी भी पूरे जोश में थी। उसने उसी देशी राइफल को अपने हाथ में ले रखा था जिससे उसने सालों पहले बाबा साहेब का खून किया था। बाकू की मौत में सिर्फ वो भैरव नहीं, तुम सब भी जिम्मेवार हो। गांव वालन अगर तुम लोग भैरव को गांव में घुसने ही ना देते तो आज ये हालत ना होती। अब तुम लोग भी जाके उस बिल में छिपे भैरव को बताए दो कि चुपचाप सामने आ जाए। ओका ये भी बता दियो कि हम ओकी बंदूक से उसका मारब, चिका से ओकर मुंह बोला बाप मारी थी। किरण देवी की बातें गांव में छिपे हुए लोगों तक भी जा रही थी। सभी ये जानकर हैरान थे कि भैरव ने गांव में आते ही डाकू बाकू सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। चाय की दुकान के अंदर छिपे हुए लोगों में चर्चाएं होने लगी थी। अब कहा होगा दादा, अब हम लोग कहाँ जाइब? ये भैरवा के चक्कर में तो ये डकुआ सिंह और किरण देवी को बहाना मिल गया कि हम लोग उनका गर्दन नाप दें। ये लोग तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे भाई। अब प्रार्थना करो कि किसी तरह पुलिस की मदद गांव तक आ जाए। ये का बकैती कर रहा है बे? साला मदद का बात बोलत है, कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली। हम लोगों को खुद ही कुछ करना होगा। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। हमने सुना है डाकू आकू सिंह महीना महीना पुलिस मुख्यालय में पैसा पहुंचाए, इसलिए कोई भी पुलिस वाला एका छूता भी नहीं। पुलिस वाला ना छुवत है तो ना छुए दे, बस भगवान करे कि भैरव इसको भी उसी तरह से छू दे जिस तरह ई के भाई को छुआ था। बाकू सिंह की मौत की खबर पर गांव वालों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। इस बीच मंदिर में छिपे समर्थ और कार्तिक तक भी ये खबर आ पहुंची थी। कार्तिक, तुझे इस बारे में कुछ पता है? भैरव ने ये कब किया, कैसे किया? समर्थ की बात सुन कार्तिक ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसे अब अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने भैरव को वो चिट्ठी क्यों ही दे दी। बड़े भैया, वो घर पर किरण देवी के नाम से एक चिट्ठी आई थी और आप घर पर नहीं थे तो मैंने उसे भैरव को दे दिया। समर्थ को अब सारी बात समझ में आ रही थी। वो पहले तो थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन फिर उसने लंबी गहरी सांस ली। जो कुछ हो चुका है हम वो तो बदल नहीं सकते कार्तिक। अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। सबसे पहले तो ये देखो, किरण देवी अपने डाकुओं के साथ पूरे गांव में भैरव को ढूंढ रही है। हमें भैरव को भी बचाना है और साथ ही साथ पूरे गांव वालों को भी। भैया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? आप जानते हैं ना, उन लोगों के पास आधुनिक हथियार हैं। बाकू सिंह की मौत ने उन लोगों के खून में उबाल भर दिया और किरण देवी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। समर्थ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, पर तभी मंदिर में मौजूद एक आदमी आगे आया। हम लोग साथ मिलकर किरण देवी और उसके डाकुओं का सामना करेंगे छोटे ठाकुर। हम सभी जानते हैं कि किरण देवी ने गलत किया है, लेकिन अब उसे गलत नहीं करने देंगे। हमारी गांव की धरती खून पी पी कर ऊब चुकी है छोटे ठाकुर। अब हम धरती को और खून पिए ना देंगे, ना देंगे। गांव वालों की बात सुन कार्तिक ने समर्थ की ओर देखा। समर्थ के चेहरे पर एक अलग सा संतोष था। तभी मंदिर में छिपे हुए और भी लोग वहां आ गए। गांव वालों को अपने साथ आता देख समर्थ और कार्तिक दोनों खुश थे। भाइयों, अब हम लोगों के ही कंधे पर पूरे गांव को बचाने की जिम्मेवारी है। हम लोगों को उन डाकुओं से लड़ना होगा।
लेकिन हम लोग उनसे खाली हाथ नहीं लड़ सकते। हम सभी को अपने अपने घरों में मौजूद हथियारों को बाहर निकालना होगा। चाहे आपके घर में कुछ भी हो, हंसुआ हो, हथौड़ा हो, चाकू हो, बंदूक हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ निकालो। कोई भी खाली हाथ घर से बाहर नहीं आएगा। और हाँ, पूरे गांव में इस बात को फैला दो। हर कोई गांव की सुरक्षा में लगा रहेगा, तभी गांव सुरक्षित रहेगा। हाँ बड़े ठाकुर, हम लोग समझ गए सब। अब न सिर्फ हम लोग हथियार लेकर निकलेंगे, बल्कि अपने आसपास वाले घरों में भी इस बात को फैलाएंगे। ठीक है, लेकिन सुनिए, आप लोगों को एक काम और करना है। सब हथियार लेकर गांव के बाहर वाले मैदान तक पहुंचिए। पर दादा, गांव के बाहर वाले मैदान में जाकर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मैदान में गए तो ये डाकू लोग तो हमारे घर में घुस जाएंगे और न जाने हमारी बहू बेटियों के साथ ये क्या कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि हम लोग उस मैदान की ओर जाते हुए इस बात की भी अफवाह उड़ाएंगे कि भैरव वहीं छिपा बैठा है। वाह दादा, अब समझा। ये डाकू लोगन जैसे ही सुनेंगे कि भैरव गांव के बाहर वाले मैदान में है, वैसे ही ये लोग गांव छोड़कर वहां चले जाएंगे। हाँ भाई, इससे ये लड़ाई गांव के बाहर तो जरूर चली जाएगी, लेकिन याद रखना, ये लड़ाई का अंत नहीं होगा। डाकुओं और किरण देवी को बाहर भगाने के लिए हम लोगों को लड़ना होगा, और शायद हम में से कई शहीद भी हो जाएं। समर्थ इतना कहते हुए रुक सा गया था। गांव वालों के बीच भी एक पल को सन्नाटा सा पसर गया था, लेकिन फिर एक गांव वाला आगे आया। बड़े ठाकुर, हम लोग मरने से नहीं डरते, बस हमारा परिवार और गांव सुरक्षित रहना चाहिए। समर्थ ने देखा कि इसके बाद बाकी के गांव वाले भी यही बोलते हुए मंदिर से जाने लगे कि वो लोग मौत से नहीं डरते, वो गांव की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गांव वालों का जोश देख समर्थ और कार्तिक दोनों ने राहत की सांस ली। वो जानते थे कि अगर गांव वालों ने उनका साथ दिया तब वो किसी भी कीमत पर गांव को तबाह होने नहीं देंगे, लेकिन उन दोनों के मन में गांव की सुरक्षा के अलावा एक और चिंता भी थी, और वो चिंता थी भैरव की। इस हमले के बीच भैरव को ढूंढना नामुमकिन है। हे महादेव, भैरव की रक्षा करना। कार्तिक भी भैरव को लेकर परेशान था, लेकिन उसकी फिक्र समर्थ से थोड़ी सी अलग थी। हे बजरंग बली, मेरी बस इतनी प्रार्थना सुन ले कि भैरव बस घर पर ना हो, क्योंकि अगर भैरव घर पर हुआ तो ये डाकू भी उसे ढूंढते हुए घर पर जाएंगे। पूजा और नारायण भी घर पर अकेले हैं। वहीं दूसरी तरफ भैरव गांव के अंदर चल रही इन हलचलों से अनजान था। गांव के बाहर उस जगह पर मौजूद था जहां की सालों पहले किरण देवी ने ठाकुर नारायण सिंह का कत्ल किया था। बाबा, मैंने भाकू सिंह को मार दिया बाबा। अब आकू सिंह को भी मौत के घाट उतारूंगा। बाबा साहिब को याद करते ही भैरव की आंखों में नमी आ गई थी। उसको यति से ना मिलने का गम और बाबा साहिब के कातिलों का जिंदा रहने का गम अंदर से खाए जा रहा था। उसने अपने आंसुओं को वापस आंखों में छिपाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, और तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी।